हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब हिंदी में बोले तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज है? जैसे थोड़ा बहुत इंडक्शन शब्द से हम लोग ऑलरेडी जानते हुए पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन जैसा कुछ सुन रखा है, मैग्नेट को देखकर मैग्नेट में बदलना, दूसरे सब्सटेंस का आसपास मैग्नेटिक फील्ड लग जाए, चुंबकीय क्षेत्र लग जाए और उसमें कोई मटेरियल रख दिया जाए, उसका खुद मैग्नेटाइज होना, क्या मैग्नेटिक इंडक्शन है? बट इसमें क्या चीज नया आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटाइज तो होना, बट इलेक्ट्रो का मतलब क्या? चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश, और इसका मतलब है क्या? करंट, कुछ कुछ। तो इसका मतलब है अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट का चलना। इस लेसन का जो टारगेट है, इस लेसन का जो एम है, वो एम यही है कि इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्या चीज पढ़ना है हमें? करंट। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब चुंबकीय प्रेरण की वजह से क्या चीज पढ़ना है? धारा। ये चीज पढ़ना है हम लोगों को। अरे नाम ये तुम पहले से जानते थे नहीं जानते थे? मैग्नेटिक इंडक्शन बार महीने में पढ़ाया गया था। अरे अभी अभी हमने सारे मैट्रिक्स पढ़ा था, याद करो ध्यान से। अभी हमने पढ़ा था कब, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल रखा जाता है, चाहे वो डायमैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक हो, फेरोमैग्नेटिक हो, है कि नहीं है, तो उसमें अपने आप मैग्नेटिक फील्ड आती थी, उसमें खुद की बनती थी, आई एम अपान भी, याद आया? तो उसका आई बनने की वजह से अब उसमें हो सकता है चार्ज का मूवमेंट हो, और अगर चार्ज का मूवमेंट होगा, ऐसा कुछ अगर हो गया चार्ज का मूवमेंट बाय एनी रेट, उसकी कंडीशन अभी बताई जाएंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ जिसमें चार्ज चलने लगा, तो चार्ज चलने लगा तो क्या मिल जाएगी? करंट। और उसी का पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण के वजह से, चुंबकीय प्रेरण की वजह से विद्युत का मिलना, धारा का मिलना। लेसन समझ में आया? इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? क्या मैग्नेटिक शब्द दिख रहा है? क्या चीज दिख रहा है? मैग्नेटिक शब्द। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जैसा पूरा हमें क्लियर होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में प्रॉपर्टी, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर आती है, साउथ से अंदर जाती है, अंदर साउथ से अंदर जाती है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रिंग जैसा कुछ डिफाइन करा गया था, मैग्नेटिक मोमेंट एम डी लिखा गया था, जबकि आई ए आया था, याद है तुम लोगों को? और बाकी ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, याद है ना सबको? और कितनी फील्ड लाइंस बाहर आएंगी वो डिपेंड करेगी पोल स्ट्रेंथ पर। जैसे चार्ज कितनी फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, कितनी फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, डिपेंड करता था चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। वैसे कितनी फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, कितनी फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, क्या वो डिपेंड करेगा पोल की स्ट्रेंथ पर, कितनी ताकतवर स्ट्रेंथ है उसकी पोल की। ये सारी बातें हमें पता थी ऑलरेडी ही, है ना? और सबको पता था बी और फोर्स सेम डायरेक्शन, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन नहीं कहा गया था, याद है ना हमको? तो ये सारी बातें याद है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके बाद याद करो एरिया वेक्टर पढ़ाया गया था। एरिया वेक्टर याद है? एरिया वेक्टर जो कि स्केलर होता है, एरिया वेक्टर जो कि वेक्टर होता है। और वेक्टर होता है क्या? डायरेक्शन। एरिया वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड किसके होते हैं? मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। जैसे इसका मैग्नीट्यूड मान लो ये 6/2 का है, 6/4 का है फिलहाल, तो क्या एरिया हो गया 24, बट डायरेक्शन की बात आ गई। एरिया वेक्टर की बात कर रहे हो, एरिया स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर। तो इसमें डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन अगर ओपन सरफेस होता है तो क्या हमेशा अंदर बाहर कहीं भी ले सकते हो, लेकिन अगर क्लोज हुआ तो हमेशा बाहर, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसमें जो क्वांटिटी सबसे पहले आज आपको पढ़नी है, जिसका नाम है, सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फ्लक्स। बाकी मैं ये जान रहा हूं कि एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस हमें पता है, बी और ए हमको पता है। तो जैसे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जैसे पढ़ा था, वैसे क्या पढ़ाया जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे आप कहते हो चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स? क्या याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर, पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस। एकांक मतलब वो किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली सारी फील्ड लाइंस की संख्या को, उनकी नंबर्स को क्या कहा गया था? वैद्युत फ्लक्स कहा गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जहां जहां इलेक्ट्रिक वर्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां वहां अगर कर दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या काम हो जाएगा, है कि नहीं? तो किसी तल के लंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहा जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर गुजरने वाली सारी फील्ड लाइंस की काउंट को क्या कहेंगे? भाई मैंने कहा कि मैंने यहाँ ये मैग्नेट ले आए, ये मैग्नेट ले आए, अब इससे निकल रही है फील्ड लाइंस, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी फील्ड लाइंस इससे जा रही है। अब जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस से जा रही हैं, उससे हम बोलेंगे कि इससे इतना फ्लक्स है। अब फ्लक्स बताने का तरीका क्या है, याद है सबको? फील्ड इनटू एरिया, एरिया वेक्टर, फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करा गया, क्या उसको याद करो? फाई ई से लिखा था, इसको लिखा जाएगा फाई बी से। व्हाट इज बी?
बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो सबको याद है फार्मूला ई ए कॉस थीटा, याद नहीं है तो इसका नाम पड़ेगा बी ए कॉस थीटा, या फिर आप लिख सकते हो फाइव बी इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए, आसान है। अच्छा, इसको ऐसे ना लिख करके अगर मान लो कोई ऐसे आना टेढ़ा सरफेस हो, सरफेस के बारे में कुछ फिक्स बात ना करी गई हो, तो याद करो छोटा सा डी फाइव भी लिखते हो, जो कि लिखा जाता है बी, तो कांस्टेंट कर दिया, तुम्हें याद है, तो लिखा जाता है बी डी ए कॉस थीटा, याद आया। तो अगर मुझे पूरा फ्लक्स बताना हो तो पूरा फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, क्या कर दिया, कौन बाहर आया, क्या बी और कॉस थीटा बाहर आ गया, आया कि नहीं आया, अरे बी और कॉस थीटा कांस्टेंट है, केवल डीए का करोगे ऐसे, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, फाइव बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या बी डॉट डी ए लिखो, या फिर केवल क्या लिख सकते हो बी डी ए कॉस थीटा, और इससे पता चल जाएगा किसी सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, इससे पता चल जाएगा किसी तल से कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, उसको बताने का फार्मूला ये भी है और ये तो है ही। डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन क्या बनेगी, सब लोग बताओ डेफिनेशन क्या बनेगी, क्या चीज, डेफिनेशन बना पाएंगे, डेफिनेशन बनानी हमें आनी चाहिए भाई। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सिंबल क्या होगा, 5e। द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, द काउंट ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग, द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस लिखो, है ना, द काउंट ऑफ किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कौन सी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक लगा दो तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लगा दो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए डेफिनेशन केवल फ्लक्स की एक ही याद रखो, द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ एरिया, पासिंग किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट बनाइए, यूनिट बनाओ सब लोग, क्या यूनिट हमें बनानी आती है, यूनिट इसकी क्या है, टेस्ला, इसकी इस टेस्ला, और इसका मीटर स्क्वायर, आसान है, इसका टेस्ला, इसका मीटर स्क्वायर, तो जो सबसे पहले यूनिट लिख सकते थे हमने लिखा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, आसान थी पहले यूनिट। दूसरी यूनिट के बारे में बात करें तो और क्या यूनिट, क्या इसका हमें याद करो, आप लोगों को उस समय मैंने बताया था b इक्वल टू 5e/a है कि नहीं है, इसी को कहा जाता है केवल और केवल, याद रखो, इसको बताया था वेबर पर मीटर स्क्वायर, याद आया, तो सोच मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या बचा, क्या वेबर, इसी टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को एसआई सिस्टम में कहा गया है वेबर, जिसे क्या लिखोगे WB, क्या लिखा जाएगा WB, ये डायरेक्ट याद रखेंगे। तो अब फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसी कोई स्पेसिफिक एसआई यूनिट नहीं बताई गई, उसको हमेशा से याद रखा था आप लोगों ने वोल्ट इंटू मीटर से, याद होगा, याद है, तो उसमें ऐसा नहीं बताया गया, इसमें क्या बताया गया, स्पेशली इसके लिए यूनिट डिफाइंड है जिसका नाम है वेबर, और दूसरी यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्लियर है ना। अच्छा, वेबर, ये टेस्ला किसका है, एमकेएस का एसआई है, सीजीएस का, एमकेएस का, सीजीएस का एसआई क्या होता है, गॉस, सीजीएस का एसआई क्या होता है, ऐसे इसका भी एक सीजीएस का एसआई है जिसको लिखते हैं मैक्सवेल, क्या चीज, मैक्सवेल, ठीक है, और मैक्सवेल डिफाइन कैसे करा गया, 1 वेबर, क्या चीज, 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो सकती है, और इसकी यूनिट आगे जो आएगी वो आगे यूनिट आएगी वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड, ये आगे आएगी, घबराना मत इसके लिए, ठीक है। डायमेंशन बना लोगे ना, क्यों, डायमेंशन बना लेंगे, नहीं बना पाओगे, डायमेंशन आपके लिए होमवर्क हो जाता है। क्वांटिटी राशि कैसी है बेटा, सदिश अदिश,
वेक्टर स्केलर, वेक्टर स्केलर, वेक्टर स्केलर, स्केलर कैसी क्वांटिटी है? क्यों स्केलर? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है मुझे डॉट प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन है, और अदिश गुणन वही राशियां फॉलो करती हैं जो अदिश होती हैं। सी नाम ही है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम लगाएं अकल तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। ये और अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो स्केलर था, है कि नहीं? फिर भी वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता था, याद है? फिर भी वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता था। तो ये राशि है अदिश, क्या चीज है? अदिश है। फिर भी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। याद करो, जीरो पढ़ाया था मैंने एक बार। जीरो कब होता है? जीरो कब होता है? हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं। क्या हमने कभी मैग्नेटिक फ्लक्स का जैसा नाम कहीं सुन रखा है? याद करो, आपको पुराने चैप्टर में पढ़ाया गया था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, याद आया? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो आपने सिग्मा बी डॉट डी करा था। क्या करा था? बी डॉट डी फॉर क्लोज सरफेसेस, फॉर क्लोज सरफेस, और अंदर मैग्नेट भरा था। तो सबको पता है डाइपोल अकेले तो नहीं होता, चुंबक हमेशा दो पोल के साथ होता है। तो जो फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर आएंगी वो उसी फील्ड लाइन को दोबारा वहां से अंदर भी जाएंगी। तो एक ही फील्ड लाइंस दो बार काटेगी तो फ्लक्स कितना लिखा था? ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म था, ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म था। ई डॉट डी एस जीरो नहीं होता, बट बी डॉट डी एस जीरो हुआ फॉर क्लोज लूप। और क्लोज लूप देखो, यहां पर मैंने क्लोज लूप नहीं लगाया, तुमने ध्यान नहीं दिया इस चीज पर कि वहां बनाया था, यहां नहीं बनाया। ये कुछ अलग दिख रहा है क्या? अगर ऐसा किया तो केवल आप इस सरफेस पर नहीं हो, इसके पीछे वाले सरफेस पे भी चले गए, और उस दौरान अंदर जो भी रखा होगा वो जीरो कर देगा। जो भी फील्ड लाइंस आई वो चली गई। इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो फ्लक्स भले इस अदिश राशि है, भले स्केलर है, बट क्या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है? सब हो सकता है, नहीं हो सकता है? अरे यार ये हो सकता है ना। चलो सवाल लगा दीजिए डायरेक्ट। ये है, ये फील्ड लाइंस आ रही हैं 2 टेस्ला की, ठीक है? और ये कोई ऐसा है, स्क्वायर है, ठीक है? स्क्वायर है जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। बताओ फ्लक्स, बताइए फ्लक्स। स्क्वायर है, वो वर्ग है, वर्ग, वर्ग है। हाँ, 2 इंटू 10⁴ टेस्ला, कितना? 8 वेबर, 8 वेबर। सही में सोच लो, पॉजिटिव नेगेटिव 8 वेबर, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कब आएगा? क्या ये ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस है? ओपन सरफेस। तो क्या ये वेक्टर चाहे इधर लो चाहे इधर लो, ये आपकी मर्जी। आपने क्या उधर वाला कंसीडर किया जिधर फील्ड जा रही है, ताकि वो अच्छा लगता है, इसलिए इधर चली गई बी। और बोलो बी और ए में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो क्या यहाँ बी ए कॉस थीटा में कॉस थीटा का थीटा 0, तो कॉस 0 1 हुआ। केवल हमको लिखा गया बी इंटू ए। क्या मुझे फाइव बी लिखना था, तो बी की वैल्यू क्या बताया? 2 इंटू 10⁴ इंटू क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर ना। तो 2 गुणे 2, लेकिन वो तो सेंटीमीटर में है। 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 -2 4, क्या 8 आ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, आसान था। और ये स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं। क्या 8 वेबर, दिस इज द काउंट ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस। कितनी कितनी फील्ड ऑफ लाइंस जा रही हैं, उनकी संख्या की माप है ये। तो हम तो इससे, हमें तो इससे डायरेक्शन का लेना देना ही नहीं रखा जा रहा है, इसलिए ये स्केलर है। बाकी यहाँ तो फील्ड लाइंस में फ्लक्स वाले लेक्चर को, जिनको दिक्कत आ रही होगी कि ये सब फार्मूला डायरेक्ट कैसे आ गया, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वो लेक्चर अगर जो ज्वाइन करेंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये पढ़ाया गया था। सेम बातें कैसे, क्या वो इलस्ट्रेशन लिए गए थे, तो कैसे बी पर डिपेंड करा, कैसे ए पर डिपेंड करा, ऐसा कर किया गया था ना उस टाइम पर। तो वहां पर जाकर के देख सकते हैं, ये समझ में आएगा। चलो एक और फटाफट न्यूमेरिकल करके दे दो, और बस आसान सा है, आसान सा। ये रेडियस है 3 मीटर, ठीक है? रेडियस कितनी है? 3 मीटर। और ये फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये फील्ड लाइंस जा रही हैं। चलो रेडियस में ए ही कर देता हूँ, या आर कर देता हूँ, आपके लिए सुविधा हो जाएगा। और फील्ड लाइंस की वैल्यू है बी, फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या है? बी। और ये एंगल है, एंगल है 30 डिग्री। चलो बताओ फील्ड लाइंस, फ्लक्स 5e। चलो बताइए,
ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर वृत्ताकार ऐसे रिंग है ना, सर्कुलर रिंग है, ऐसे रखी गई है, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। ठीक, मैं समझ गया। और जल्दी करें, बच्चों का चेहरा मैं समझ जाता हूं कि उसका दिमाग चल चुका है। सब लोग लगाएं। ये थीटा किसके किसके बीच का होता है? बी और गुड, लगाओ। क्या थीटा 30 है 60 है? 30 है कि 60 है? 30 है कि 60 है? क्या एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है? और एरिया वेक्टर ये 30, तो क्या बचा हुआ 60? तो बताओ क्या आंसर बनेगा? बाकी तो सब सॉल्व कर दिया। क्या b इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 30 या 60? 1/2। लेकिन कुछ बच्चे तो डायरेक्ट बता दिए थे 30 देख करके। ये तो गलत है ना, ऐसे थोड़ी बताया जाता है। क्या क्या करते रहते हो आप लोग। चलिए एक और दें, एक और दिया जाए। चलो रेडियस r, ये b, ये सेंटर, और थर्टी डिग्री। बताओ फ्लक्स, बताइए फ्लक्स, जल्दी बताओ। अच्छा 30 डिग्री, सॉरी सॉरी बेटा, 30 डिग्री नहीं लेंगे यहाँ पर, 30 डिग्री है ना, 60 ले लिया इस बार। जल्दी करो, लग गया क्या? कितना आंसर आया? 0। 0 कहां से आएगा? क्या एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है? और क्या फील्ड ऐसे जा रही है? ध्यान से देख, फील्ड लाइंस कट ही नहीं कर रही है। फील्ड लाइंस कट कर रही है क्या? क्या सरफेस ऐसे रखा है और फील्ड लाइंस ऐसे कट कर रही है या टच कर रही है? और सवाल ने क्या कहा, डेफिनेशन ने क्या कह रखा है? पासिंग, गुजरते और परपेंडिकुलर गुजरते हुए जाए, ऐसे चीरते हुए चली जाए सरफेस के। सरफेस में जो लेटी हुई है वो फ्लक्स नहीं होंगी। बोलो एंगल कितना है बी और ए में? बोल बी और ए में एंगल क्या? 90 या 0? तो फाई बी इक्वल टू बी भी सही है, पाई आर स्क्वायर भी सही है, लेकिन कॉस देखने के लिए 30 है, बट क्या असल में 90 है? क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे हैं और क्या एरिया वेक्टर ऐसे है। तो बी और ए में एंगल कितना है? 90 डिग्री। याद करो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल वहां भी कराए गए थे। वो सब मैं पुराना देखकर, पुराना ही मुझे ध्यान है, मैं पुराने वाले को देखकर करा रहा हूं, बाकी नया कुछ नहीं है कि नहीं है? तो ये हो गया आपका। अगर आपको ये डायमेंशन कर लोगे ना खुद से, क्यों डायमेंशन कर लेंगे। अब बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स की। पॉजिटिव और नेगेटिव, सोचो पॉजिटिव फ्लक्स का बता सकते हैं, नेगेटिव फ्लक्स का बताएंगे, और जीरो फ्लक्स। फाई बी इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। सोच डायरेक्ट अगर तुम्हें बताना हो तो फाई बी इक्वल टू सीधे तुम आप ये बताओगे बी ए कॉस थीटा। सोचो अगर कॉस थीटा 0 होगा, कॉस थीटा क्या होगा? 0 होगा। कॉस थीटा 0 होने का मतलब, कॉस थीटा 0 होने का मतलब बी और ए में डायरेक्शन क्या है? क्या बी ऐसे जा रही है? सपोज दिस इज द एरिया, आप इसी को कंसीडर करो, दिस इज द सरफेस जहां से फील्ड लाइंस गुजरना है। इसका एरिया वेक्टर बाहर है कि अंदर है? आप अपनी सुविधा के लिए बाहर ले लो, एक तरफ जो ले लो, जिंदगी भर के लिए नहीं, उस सवाल के लिए वही वाला लिया जाता है। चलो ये एरिया वेक्टर बाहर, और फील्ड लाइंस आपने बताया थीटा अगर 0 करे तो क्या फील्ड लाइंस भी बाहर आ रही है? तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? कॉस 0 की वैल्यू +1, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? +1। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो सबको पता है कॉस 0 की वैल्यू +1 होती है। और क्या आपका फाई बी पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं है? आपका फाई बी क्या आएगा? और ध्यान से देखो, ये वाला जो ये वाला है, फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, एग्जिट कर रहा है। तुम लोग पता है एंटरिंग फ्लक्स, एग्जिटिंग फ्लक्स, ऐसा कुछ पढ़ाया गया था, वैसा कुछ है। ये फील्ड लाइंस के अंदर नहीं जा रहा, मैंने फील्ड लाइन से बाहर, फील्ड लाइंस बाहर निकलवाई है, और एरिया वेक्टर भी कहाँ रहा है? बाहर, इसलिए फ्लक्स क्या लिखा गया? पॉजिटिव। सोच फ्लक्स निगेटिव कब हो सकता है? सोच फ्लक्स निगेटिव। अच्छा एक सेकंड, इसमें एक और खास बात जो आपको ध्यान देनी है, इसमें सरफेस जो सर एरिया देखो, एरिया वेक्टर और बी में एंगल कितना है? 0। बट सरफेस फील्ड के कैसा है? सरफेस, क्या सरफेस ऐसे है, लेटा ऐसा है, और क्या फील्ड लाइंस बाहर आ रही है? तो सरफेस तो परपेंडिकुलर है, तो
तो परपेंडिकुलर से कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या चीज ध्यान देना है, या तो बोला, या तो क्या बोला हो, थीटा 0 हो, या फिर दूसरा क्या चीज बोला होगा, जो सरफेस है, जो सरफेस है क्या चीज, क्या बी के परपेंडिकुलर है, तभी भी फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। फ्लक्स सरफेस है बी के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स के पॉजिटिव आने का तो एक चांस ये हुआ। दूसरा लिख, थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए 180 डिग्री। सोच फील्ड लाइंस, एरिया वेक्टर तुम बाहर लेकर के बैठे हो और फील्ड लाइंस पीछे जा रही हैं, फील्ड लाइंस पीछे जा रही है, एरिया वेक्टर बाहर है, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। क्या अभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है ऐसे, और क्या एरिया वेक्टर बाहर है कि नहीं है, और सरफेस क्या परपेंडिकुलर है फील्ड के, तो सरफेस है बी के परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव भी और क्या निगेटिव भी। बात समझ नहीं आई। तो थीटा अगर 90 होगा तो cos 180 होगा तो cos 180 -1, तो आपका फ्लक्स क्या आने वाला है, नेगेटिव। सोच अब आपका आंसर होना चाहिए, बताओ फ्लक्स 0 कब आएगा, बोलो फ्लक्स 0 कब आएगा। फ्लक्स इक्वल टू 0 कब, जब थीटा कितना हो, बी और ए के बीच में थीटा 90। क्या अभी जस्ट पहले एग्जांपल वाला, अभी लास्ट एग्जांपल करके आ रहे हैं, अगर फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, देख एरिया वेक्टर क्या बाहर आ रहा है, और ये सब इसको अज्यूम कर फील्ड लाइंस है, तो इसके बीच में कितना एंगल है, क्या ये सरफेस को कट कर रही है, कट कर रही है, ये कट कर रही है, टच कर रही है, तो वो तो 0 है कि नहीं है। तो इसलिए तो इसमें एक खास बात, सरफेस और फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है कि पैरेलल हैं, ये है क्षेत्र रेखा, है कि नहीं है, और क्या यही है प्लेन। तो सरफेस और प्लेन, सरफेस और फील्ड लाइंस क्या पैरेलल हैं, तो परपेंडिकुलर में 0 नहीं है। ये मत सोचना कि अगर मान लो न्यूमेरिकल लगा रहे थे और बोला कुंडली का तल, सरफेस जो कुंडली जो लूप ले रखा है, लूप का सरफेस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, अब तो परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 और थीटा 90 cos 90 वैल्यू 0, फ्लक्स 0 है, तलाम करके चले आए। तो ध्यान देना है, क्या बोला है, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर बोला है सरफेस के कि एरिया वेक्टर से, इस चीज पे ध्यान देना, इस चीज को बहुत ध्यान देना, ये न्यूमेरिकल्स में आपको पकड़ बनाता है, इसलिए बताना जरूरी था। सरफेस से अलग पढ़ा जाता है, और फिर इसमें क्या लिखोगे, इसमें बी और ए, बेटा इसमें बी 0 है ना, इसमें बी वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्या पैरेलल नहीं है, क्या समांतर है ना। अरे यार समांतर सदिश के बीच में एंगल कितना होता है पैरेलल वेक्टर्स के बीच में, 0, तो बी और ए क्या है पैरेलल हैं, और इसमें क्या है पैरेलल एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर तो हैं तो समांतर नहीं है, बी एंड ए आर एंटी पैरेलल, नॉट पैरेलल मत याद रखना उसको, एंटी पैरेलल। क्या करें, टाइम का बचाओ। थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 में क्या फील्ड सरफेस, क्या चीज सरफेस पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, सरफेस पैरेलल है बी के, है कि नहीं है, तो आपका फ्लक्स क्या आने वाला है 5e टेंस टू 0 का, तीनों फ्लक्स क्लियर हो गया, है कि नहीं है। चलिए नाम जो लेसन का रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में स्टडी हम कर लेते हैं, बट तब तक फ्लक्स के सारी बातें हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, धन्यवाद।